वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड और एंटोनियन पिरामिड जो किसके लिए फॉस्फोरेट के लिए। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन साहब ने बताया था। किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन साहब ने बताया था। विभिन्न प्रकार के पोषक स्तरों को ग्राफिक निरूपण इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पोषक स्तर है ना, ट्रॉफिक लेवल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल को अगर हम ग्राफिकल में अगर रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। विभिन्न पोषक स्तरों का निरूपण, जो ट्रॉफिक लेवल का निरूपण पोषक स्तरों की संख्या है, जैसे कि पोषक स्तरों की संख्या है, बायोमास है, एनर्जी के आधार पर करते हैं। किस किस के आधार पर करते हैं? बायोमास हो गया, एनर्जी हो गई, इनके आधार पर करते हैं। देखो जो ट्रॉफिकल लेवल का हम क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पिरामिड ऑफ नंबर। कौन सा? पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर हो जाता है, बायोमास हो जाता है, एनर्जी होता है। क्या ट्रिक बनेगी? NBE। क्या? नबी। नबी की ट्रिक बन जाएगी, यानी कि यह हमारा नंबर है, बायोमास है, एनर्जी। अब सबसे पहले बात करें हम नंबर के बेसिस पे। ये पिरामिड बायोटिक पोटेंशियल दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? बायोटिक पोटेंशियल को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि ना ग्रासलैंड है इकोसिस्टम, उसके अंदर क्या होता है? ये अपराइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपराइट प्राप्त होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। क्या मतलब? देखो एनर्जी की हम बता रहे हैं, हमारा टोटल कितना था? हमने बनाई NBE, है ना। अब जो एन हर है ना वो 2 प्रकार का होता है ना। अब हम नंबर की बेसिस पे देख रहे हैं, तो नंबर की बेसिस पे अगर हम किसमें देखें, ग्रासलैंड के अंदर देखें, तो कैसा प्राप्त होता है? अपराइट प्राप्त होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा कौन है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद में हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद में कंज्यूमर। जैसे कि है ना हमारी ग्रासेस आ जाती है जो कि प्रोड्यूसर से, फिर रेबिड आ जाते हैं, उसको खाने वाले रेबिड को खाने पर फॉक्स आ जाती है, फॉक्स को खाने पर वाले आ जाते हैं हमारे लॉयंस आ जाते हैं। ठीक है। फिर बाद के अंदर हम बात करें जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है ना दूसरा GP, पॉन्ड इकोसिस्टम भी वो भी कैसा होता है? मतलब जो पॉन्ड है वो भी कैसा होता है? अपराइट ही होता है। ये दोनों क्या होते हैं? अपराइट ही होते हैं। लेकिन थर्ड आता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक जो होता है ना, पैरासिटिक जो होता है ना वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। पैरासिटिक कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। GP स्क्वायर इनकी ट्रिक बनी थी, यानी कि जी याद रखा है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बाद में आ जाएगा हमारा पैरासिटिक है, सॉरी पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड वाला और जो ग्रास वाला है वो दोनों को दोनों कैसे होते हैं? अपराइट हो जाते हैं। जैसे कि जू प्लैंटन, जून सॉरी सबसे पहले आएगा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को भी फीड करता है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन के ऊपर आ जाएगी हमारी स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज के ऊपर आ जाएगी लार्ज फिशेज। ठीक है। फिर बाद के अंदर हम बात करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक के अंदर जो है ना वो थर्ड जो है वो कैसा होता है? अपराइटेड, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। जैसे कि ना सबसे पहले हम देखें पैरासिटिक वाला, जैसे कि प्रोड्यूसर्स कौन है? हमारे ट्री है। ट्री के ऊपर कौन से जाते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर हमको देखने को क्या मिल जाएंगे? पैरासाइट, है ना। तो हमने ट्रिकें बनाई नेवी। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे जो पिरामिड पढ़ रहे थे, यानी कि नंबर के बेसिस पे, बायोमास की बेसिस से, एनर्जी बेसिस से। अब नंबर के बेसिस पे हमने 2 ट्रिक बनाई थी GP स्क्वायर, यानी कि जो ग्रासलैंड वाला है और जो पॉन्ड वाला है वो दोनों कैसे होंगे? अपराइट होंगे। लेकिन जो पैरासाइट वाला वो होगा वो कैसे होगा? पैरासाइट वाला वो होगा इन्वर्टेड। जैसे ट्री की अगर हम बात करें, फिर बाद के अंदर हम बात करते हैं इसी के अंदर फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है ना वो कैसे होता है? रोम्बोइड शेप का होता है। फॉरेस्ट कैसा होता है? रोम्बोइड शेप का होता है। ट्रिक क्या आती है हमारी? NBE, है ना। तो इसके हमने 4 टिक बनाए थे, GP स्क्वायर और F। एफ वाला जो होता है वो कैसा होता है? यानी कि फॉरेस्ट में कैसे देखने को मिलेगा? रोम्बोइड शेप देखने को मिलेगा, अनइवन शेप देखने को मिलेगा। कैसा है? अनइवन शेप। जैसे कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना कम होते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद में कौन हो जाता है? हमारे सबसे ज्यादा हर्बीवोर आते हैं। जंगल में देखो प्रोड्यूसर्स कम है, फिर उससे ज्यादा कौन आ जाते हैं? हर्बीवोर। हर्बीवोर के पे ऊपर बाद में आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कम होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कम होते हैं, फिर उससे भी जो कम होते हैं टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। टॉप शेप का प्राप्त होता है। फिर देखो अब दूसरा आ जाता है हमारा बायोमास। बायोमास के बेसिस पे ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमास क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो ड्राई वेट यानी कि जो सूखा वजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रासलैंड की अगर बात करें तो जो ग्रासलैंड वाला होता है ना इसके अंदर वो कैसा होता है? अपराइटी होता है। ठीक है। जैसे कि स्नेक हो गया, है ना। जैसे कि ना ग्रास के अंदर जो हमारी ये प्रोड्यूसर से रेबिट जो जाता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाता है। स्नेक जो होते हैं वो हो जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो पिकॉक हो जाता है वो हो जाता है टर्सरी कंज्यूमर्स। फिर देखो जो हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है इसी के अंदर दूसरा जाता है हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम, जो कि कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। ठीक है। याद रखना बायोमास के अंदर पॉन्ड वाला कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। लेकिन नंबर के बेसिस पे हम पॉन्ड देखें तो क्या सी थी? हमारी अपराइट ही थी।
है ना, अपराइटी थी। तो जब सबसे पहले देखें हम फाइटोप्लैंक्टन देखें जो कम होता है, फिर उससे ज्यादा हो जाता है हमारा जूप्लैंक्टन, है ना। अगर हम पौंड के अंदर देखें सबसे ज्यादा कौन है, फाइटोप्लैंक्टन से। फिर देखो जूप्लैंक्टन हमारे पीसी आ जाते हैं। फिर स्मॉल फिशेज जो कि क्या है, एससी कैटेगरी की है। स्मॉल फिशेज किसकी है, स्मॉल फिशेज किसकी एससी की है। और जो लार्ज फिशेज हो जाती है जो कि हो जाती है टीसी की हो जाती है, लार्ज सबसे ज्यादा होगी, फिर स्मॉल होगी उससे कम, फिर उससे कम जूप्लैंक्टन होगा, फिर फाइटोप्लैंक्टन होगा। जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेज, लार्ज फिशेज, जो कि टी से स्टार्ट होती है, टीपीसी, एससी, टीसी तक चलता है, पीपीसी। फिर देखो इसके अंदर जो अपराइट होता है, जो फॉरेस्ट वाला होता है ना, फॉरेस्ट का अगर देखें तो वो भी कैसा होगा, इसके अंदर अपराइट होगा। फॉरेस्ट कैसे होगा, अपराइट होगा, है ना। जैसे कि ट्री अगर बात करें तो पी है, और हमारा हर्बीवोर जैसे कि रेबिट है वो क्या है, पीसी है। फोक्स जो है कार्निवोर है वो क्या है, हमारा एससी है। और जो लोयन है, लोयन यानी कि कार्निवोर जो है वो भी क्या है, टीसी है। लोयन क्या है, जैसे कि सबसे ज्यादा कौन हो जाता है, हमारे ट्री आ जाते हैं, ट्री हर्बीवोर हो जाता है, जैसे कि रेबिट जो कि पीसी कहते हैं, जिसके पास पीसी होता है। फिर फोक्स आ जाते हैं, ठीक है, फोर्स आ जाते हैं जो कि एससी कैटेगरी के होते हैं। फिर आ जाता है हमारा लोइन जो कि कौन सी कैटेगरी के हो जाते हैं, एनर्जी। लोइन कौन सा हो जाता है हमारा, लोयन जो है वो टीसी कैटेगरी का हो जाता है, यानी टीसी देने का काम करता है। अब देखो सबसे पहले हमने नंबर के बेसिस पे देखा, फिर बायोमास के बेसिस पे देखा, अब देखेंगे एनर्जी के बेसिस पे। नंबर के बेसिस पे हमने देखा था जी पी स्क्वायर और एफ देखा था, और बायोमास में भी यही था। कौन सा है, हमारा जी पी स्क्वायर और एफ। देखो इसके अंदर जो मतलब ग्रास लैंड है नंबर के बेसिस, ग्रास लैंड में और जो पौंड है वो दोनों कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं, है ना, अपराइट होते हैं। और जो हमारा पैरासाइट वाला है वो कैसे हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। पैरासाइट का कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है नंबर के बेसिस पे। लेकिन और जो फॉरेस्ट वाला होता है नंबर के बेसिस पे, वो कैसे हो जाता है, वो हमारा हो जाता है रोम्बोड शेप का। लेकिन अब हम बायोमास की बेसिस पे बात करें तो ग्रास वाला तो होता है अपराइट ही होता है ना। लेकिन जो पौंड वाला होता है ना, इसके अंदर पौंड जो होती है वो हो जाती है, उल्टी हो जाती है पौंड के अंदर बायोमास में, है ना। और जो हमारा पैरासाइट वाला रहता है ना वो अपराइट ही रहता है। पैरासाइट इसमें मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है, इसमें इसका उल्टा करना है हमको। जैसे पौंड इसके अंदर अपराइट था और पैरासाइट क्या था, इन्वर्टेड था। इसमें पौंड कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और जो हमारा पैरासाइट जो है वो कैसा हो जाएगा, पैरासाइट कैसा हो जाएगा, मतलब अपराइट ही रहेगा। पैरासाइट अपराइट रहेगा, हमने फर्स्ट वाले को जस्ट ऊपर उल्टा करना है। और फॉरेस्ट वाला जो है अपराइट ही रहेगा, फॉरेस्ट वाला जो है वो कैसा, अपराइट ही रहेगा। फिर देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, किसकी, पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो अपराइट पिरामिड होता है ये। इसके अंदर कैसे होता है, अपराइट पिरामिड होता है, ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक एक घटते क्रम में होती है। ये क्या होता है, कैसा होता है, अपराइट पिरामिड होता है, इसमें ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में घटते हुए क्रम में होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में घटते हुए क्रम में होती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो एनर्जी है कम मात्रा में जाती है, इसलिए जो ऊर्जा का जो मॉडल होता है ना वो कैसा होता है, मतलब सीधा होता है। फिर देखो इसमें हम थर्ड आ जाता है प्रोडक्टिविटी। कौन सी, प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, एनर्जी का सीधा होगा तो प्रोडक्शन ऑफ जो बायोमास है, क्या, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन किसका हो जाता है, बायोमास का हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर देखो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, एक तो होती है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कौन सी होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, कौन सी होती है, प्राइमरी पस हो जाती है, पस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके अंदर ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स दोनों हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफ भी आ जाता है, प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं। दोनों को दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके फूड या बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, इसे जीपीपी या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये मतलब लेखिका बोलना क्या चाह रही है कि एक पर्टिकुलर समय में क्या होंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स पाए जाएंगे, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके, मतलब जो टोटल जो फूड का सिंथेसिस करेंगे ना, जितना कुछ भी मात्रा में बनेंगे उसे हम क्या करते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो हो जाता है बायोमास, एक हो जाता है एरिया, एक हो जाता है टाइम। जैसे कि हम तीन चीजें देखते हैं, एक तो जाता है बायोमास, एरिया और टाइम। क्या है, बी बाट
बाट ले लेंगे हम, यानी कि बायोमास है, एरिया है और टाइम है। बायोमास कितना है किलो कैलोरी, और हमारा बायोमास किस में लेंगे किलो कैलोरी के अंदर ले लेंगे। एरिया आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में या फिर किलोमीटर स्क्वायर में। एरिया किस में जाएगा मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में। टाइम जो है वो किस में आता है ईयर के अंदर हम बताते हैं। टाइम किस में बताएंगे ईयर के अंदर बताएंगे। इसे टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहेंगे। क्या कहेंगे बायोमास को जो है टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इकोसिस्टम में किसी प्रोड्यूसर में उपस्थित टोटल फूड ऑर्गेनिक मटेरियल उसका जीपीपी कहलाता है। इकोसिस्टम में किसी प्रोड्यूसर्स में उपस्थित टोटल फूड ऑर्गेनिक मैटर उसका जीपीपी कहलाता है। इकोसिस्टम में किसी प्रोड्यूसर में उपस्थित टोटल फूड ऑर्गेनिक मटेरियल। इकोसिस्टम में क्या होता है प्रोड्यूसर में उपस्थित टोटल फूड जो होता है क्या होता है टोटल फूड जो होता है ना उसी टोटल फूड मैटर को हम क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं जीपीपी कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, है ना। हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में देख रहे हैं। फिर देखो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना इसके अंदर क्या होती है जीपीपी बराबर क्या हो जाता है एनपीपी प्लस आर, है ना। और एनपीपी की अगर हम निकालें एनपीपी तो क्या हो जाता है हमारा एनपीपी बराबर हो जाता है जी। एनपीपी को अगर हम बाहर निकालेंगे इसको इधर डालेंगे तो ये माइनस में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा जीपीपी माइनस आर हो जाता है। ठीक है, तो आर जो है वो रेस्पिरेशन को बताता है। यहाँ पे आर जो है रेस्पिरेशन को बताता है। जीपीपी जो क्या है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और एनपीपी क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। फिर देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, किसके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें ये हेटेरोट्रोफ्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो हमारा हेटेरोट्रोफ है ना उसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हेटेरोट्रोफ के द्वारा बनाया गया न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसे क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हेटेरोट्रोफ के द्वारा बनाया गया जो न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल होता है किसके द्वारा हेटेरोट्रोफ द्वारा बनाया गया न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या होता है जो हेटेरोट्रोफ जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ही कहते हैं। फिर देखो इकोलॉजिकल इफिशियंसी की अगर बात करें हम किसकी इकोलॉजिकल जो इफिशियंसी है उसकी बात करें। इकोलॉजिकल इफिशियंसी जो होती है ना T2/1 हो जाती है, T2/T1 क्या हो जाती है T2/T1 गुणा 100 हो जाती है। इकोलॉजिकल इफिशियंसी क्या होती है T2/T1 गुणा 100 हो जाती है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाती है एक ट्रॉपिकल लेवल की प्रोडक्टिविटी पहले वाले ट्रॉपिकल इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या हो जाती है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है T2/T1 गुणा 100। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है एक ट्रॉपिकल लेवल की प्रोडक्टिविटी बट्टा में क्या जाता है ट्रॉपिक लेवल की प्रोडक्टिविटी गुणा 100। देखो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है T2/T1 गुणा 100, है ना। और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को क्या लगाएंगे हम एक ट्रॉफिक लेवल की प्रोडक्टिविटी, एक ट्रॉफिक लेवल की प्रोडक्टिविटी बट्टा में क्या आ जाएगी पहले वाले ट्रॉफिक लेवल की प्रोडक्टिविटी गुना 100। देखो प्रोडक्टिविटी बराबर क्या हो जाती है जैसे कि T1 की प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी T1 की 80 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर एरिया, है ना। और T2 क्या है T2 की अगर बात करें तो उसमें जाते हैं हर्बीवोर 60 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर एरिया। तो हम क्या निकालेंगे जैसे कि T2 क्या है हमारा T2 जो है हमारा 80, तो 80 में हम भाग दे देंगे कितने का पहले वाले का। पहले की कितनी हुई थी हमारी कितनी हुई थी 80, पहले हमारी 80 हो रही थी बाद में दूसरे में कितनी हुई थी हमारी 60 हुई। इसको हम भाग कर देंगे 100 से, तो कितना लगेगा हमारा 80। तो ये गया हमारा इससे एक गया, है ना। इससे एक गया इससे ये गया, है ना। फिर ये हो जाता है ये हो जाता है हमारा हमने ये चार चार जीरो की चार जीरो हटा दी है। फिर हम क्या करेंगे 6 का हम डिवाइड दे देंगे किसमें 8 में। 6 कम 6 6 दूनी बार 6 कम 6 एक सेकेंड फिर देखें T1 है प्रोड्यूसर 80 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर ईयर। फिर होता है T2 हर्बीवोर सेकंड सेकंड हो जाता है। और जो T3 हमारी क्या जाती है 30 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे T3 का भाग दे देंगे T2 के अंदर, हमको 3 दे रखी है तो हम सबसे पहले लेटेस्ट को निकल देंगे फिर उसके बाद में दूसरे नंबर वाले को लिख देंगे गुणा 100। तो 30 में अगर हम 100 का भाग दे दे तो 30 60 एकम क्या जाता है 30 एकम 30 30 दूनी 60 2 गया तो 2 गया
अब 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, किसमें? 50 में भाग दे, 2 का 100 में आधा कर दिए, 2 का इसको आधा कर दे, तो क्या आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा इसका, है ना? फिर देखो नेट प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हो जाएगी 50%। नेट है प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन एफिशिएंसी की अगर बात करें तो नेट प्रोडक्शन वर्क जो एफिशिएंसी है एनपीपी बराबर क्या जाता है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एनपीपी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी एनपीपी तो आ जाता है जीपीपी गुणा 100 गुणा 100% करके निकालते हैं हम। जो फॉरेस्ट होता है ना एग्जाम्पल, जीपीपी बराबर कितना होता है? 80 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर 80 स्क्वायर, तो एनपीपी कितना है? कितना है हम? 75 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, तो ये निकल जाता है हमारा एनपीपी। एनपीपी कितनी है? एनपी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी 75 गुणा क्या हो जाती है? 80 गुणा में आ जाता है हमारा 100, है ना? अब हमको इससे डिवाइड करना है, 75 एकम 75, तो देखो इसको तो ऐसे तो काट दे, इसको एक से काट दे और 8 का भाग दे तो 75 में, 8 नाम 81, 8 नाम 81, एक बजा 10 बज जाता है। 8 देखो 75 में इसका भाग दे 8 का, है ना? तो क्या जाता है? 8 आम 8 अन्ना 8 8 24 8 बटे 45 चिक्कू 42। तो फिर देखो असिमिलेशन एफिशिएंसी बराबर समांगीकरण क्षमता एनपीई बराबर क्या जाता है? 75 बट्टा 80 गुणा 100। देखो असिमिलेशन फूड एनर्जी असिमिलेटेड, फूड एनर्जी इंजेस्टेड, ऐसे इकोलॉजी का ए बराबर क्या हो जाता है? असिमिलेटेड बटा इंजेक्टेड, क्या जाता है? एसिमिलेशन बटा में आ जाएगा फूड एनर्जी इंजेक्टेड, क्या जाएगा? ई ए ए ई ट्रिक बनेगा, क्या बनेंगे? ए आई ट्रिक ट्रिक बनेगी। असिमिलेटेड बटा में बन जाएगा फूड एनर्जी इंजेस्टर, फूड क्या हो जाएगी? असिमिलेशन एफिशिएंसी के बराबर क्या हो जाएगी? असिमिलेटेड बटा इंजेस्टर गुणा में 100। फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी क्या जाती है? जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इंसिडेंट टोटल सोलर एनर्जी, क्या जाती है? इंसिडेंट टोटल सोलर एनर्जी, क्या जाती है? इंसिडेंट टोटल सोलर एनर्जी आती है, गुणा में क्या जाता है? 100 आ जाता है, क्या जाती है? जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव बट्टा में क्या जाती है? इंसिडेंट टोटल सोलर एनर्जी, क्या जाती है? इंसिडेंट सोलर एनर्जी। ई बराबर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जीपीपी बट्टा में आईटीएस, इट्स जीपीपी एक्स आ जाती है। इंसिडेंट ट्रिक क्या है इसकी? एक सेकंड दोबारा देख लो, जीपीपी बट्टा में क्या जाता है? इट्स इट्स इंस्ट इट्स बन जाएगी। इट्स का मतलब होता है इंसिडेंट टोटल सोलर एनर्जी, आई का मतलब इंसिडेंट, टी का मतलब टोटल और सोलर का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सोलर एनर्जी, गुणा में आ जाएगा 100, है ना? फिर देखो इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहलाती है। क्या बोलती है कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहते हैं। जैसे कि T1 किसकी है? प्रोड्यूसर्स की, T2 किसकी है? हर्बियोर की, और टी थ्री जो है कंज्यूमर की, T4 क्या है? हमारी T2 टी फोर है हमारे नेक्स्ट की। तो इसको अगर हम निकाल देंगे तो बट्टा में एक दे देंगे, अगर इसको निकालता है तो बट्टा में को देंगे, गुणा में देंगे 100। देखो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में डेटाइटस फूड चेन की इकोलॉजिकल इफिशियंसी सबसे अधिक होती है। जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो होती है ना, कौन सी टेरेस्ट्रियल फूड चेन, उसमें जो डेट्राइटस फूड चेन की इकोलॉजिकल इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। क्या बोला गया है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन में जो डेट्राइटस फूड चेन की इकोलॉजिकल इफिशियंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन है यानी कि जो लैंड के ऊपर, उसमें जो डेट्राइटस फूड चेन है ना, उसकी जो इकोलॉजिकल इफिशियंसी है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि क्या है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण जो है इसमें सर्वाधिक होता है। देखो ये रेखी का ये बोलना चाहिए है कि शायद ये बोला जाती है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसके अंदर एनर्जी का हम ट्रांसपोर्ट देखें तो जो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? डेट्राइटस। डेट्राइटस जो फूड चेन है वो करती है, क्योंकि उसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा है ना? फिर देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी होती है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, कौन सा कितनी होती है उसकी सर्वाधिक क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है 5 किलोमीटर 5 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्टिव होती है। कितनी? 5 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्टिविटी होती है। मिनिमम प्रोडक्टिविटी जो है किस में देखने को मिलती है? 10 DT के अंदर, टिड़गी के पास में देखने को मिलती है ना। टी का मतलब होता है टुंड्रा और टी का मतलब है टुंड्रा, डी का मतलब होता है डेजर्ट।
और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है ना, कौन सा एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसके अंदर आ जाता है ओशियन। ओशियन में आ जाती है हमारी कोरल लीफ्स है। कोरल लीफ की जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है सबसे ज्यादा करती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन आ जाता है, हमारा ओशियन आ जाता है। ओशियन के अंदर क्या आ जाती है हमारी कोरल लीफ। कोरल लीफ एक्वाटिक के अंदर देखिए ओशियन। ओशियन में क्या है, कोरल लीफ। कोरल लीफ की जो होती है, जो मतलब प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इसको देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्टिविटी का, यानी कि जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। फिर देखो एस्चुरी की अगर बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। एस्चुरी जो है, एस्चुरी उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी जो ज्यादा होगी डेल्टा, तो उसके अंदर जो है प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। एस्चुरी में क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो सॉरी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। फिर देखिए कोरल लीफ की बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अधिक होती है। कोरल लीफ की जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। कोरल लेड में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गन्ने, कोरल सॉरी क्रॉप लेड में जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो किसकी होती है, गन्ने व चावल की खेती में होती है। किसमें, गन्ना है और जो चावल की खेती है ना उसमें होती है। कितनी होती है, 3 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो क्रॉप लैंड में अगर हम बात करें तो क्रॉप लैंड में मैंने क्या बोला कि जो क्रॉप लैंड है यानी कि उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, गन्ना है और चावल की खेती में होती है। कितनी होती है, 3 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर एरिया। फिर देखो हम एनर्जी फ्लो की अगर बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी फ्लो की बात करें। एनर्जी का फ्लो जो एनर्जी का फ्लो है, ट्रांसपोर्टर है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते हुए क्रम में होता है। क्या होता है, एनर्जी का जो फ्लो है या जो ट्रांसपोर्ट है ना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, घटते हुए क्रम में होता है। एक ट्रॉपिक लेवल टोटल एनर्जी का 90% अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर लेता है। एक ट्रॉपिक लेवल जो टोटल एनर्जी का जो है 90% क्या कर लेता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। केवल 10% एनर्जी को दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर करता है। सिर्फ जो 10% एनर्जी जो होती है उसको अगले ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर करता है। इसे लिंडमान का 10% लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंडमान का जो है 10% लोग भी कहते हैं। जैसे कि ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये 2 है, ये आ जाता है हमारा 3, ये आ जाता है हमारा 4, है ना। तो T1 के पास में सबसे ज्यादा होती है यानी कि 100% है। इसने 100 का भेजा 10%, इसने 10 का भेजा 1%, इसलिए भेजेगी 1 का 10%, क्योंकि सब जो है 90% अपनी मेटाबॉलिक जो एनर्जी है उसके अंदर उसका यूज कर लेते हैं। फिर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जो सबसे ज्यादा होती है प्रोड्यूसर्स के पास में, फिर होती है हार्बिवोर के पास में, फिर हो जाती है हमारी कार्निवोर के पास में। तो ट्रिक क्या बनेगी, PHC, है ना, पीएच नापेंगे हम कार्बन के साथ में, है ना। जैसे कि पी का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, एच का मतलब होता है हेर्बिवोर, सी का मतलब होता है कार्निवोर। फिर देखें हम बात करें, जैसे कि सन जो है उसने सोलर एनर्जी दी, है ना। जैसे सोलर एनर्जी से क्या है, हमने 100% किसके पास में जाती है, T1 के पास में जाती है, P के पास में जाती है। फिर T2 जो है यानी कि SC PSC के पास में जाती है। T2 के पास में जाती है यानी कि हमारे 10% के पास में जाती है, उसके पास 10% जाती है। फिर जो T3 जो है यानी कि जो हमारा SC जो है ना, SC कैटेगरी के जो लोग हैं उसके पास में 1% जाएगी। फिर T4 जो है यानी कि हमारे TC कैटेगरी टीसी लेने वाले जो लोग हैं उनके पास में कितनी जाएगी, 0.1% ही जाएगी। फिर प्रोड्यूसर का कुल उत्पादन का जीपीपी का 20% भाग और 3%। देखो प्रोड्यूसर कुल उत्पादन का जीपीपी का बीस परसेंट भाग जो है, 20% भाग, और प्रोड्यूसर कितना है, प्रोड्यूसर कुल उत्पादन जीपीपी का मतलब 20% भाग, और हबीबोर 30% और कार्निवोर 60% भाग जो है। देखो जो प्रोड्यूसर है ना, क्या ट्रिक बनाई थी हमने, PSC। पी के अंदर जो है ये तो रहता है दो, टोटल जितनी भी एनर्जी बनाता है उसको 20% यूज में लेता है। लेकिन लेकिन जो हर्बिवोर जो होता है ना, वो कितना लेता है, वो 30% काम में ले लेता है। और जो कार्निवोर है वो कितना ले लेता है, 60% जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर लेते हैं, है ना, या रेस्पिरेशन के अंदर काम में लेते हैं। तो देखो इकोसिस्टम में एनर्जी का स्रोत जो होता है ना, वो सूर्य होता है। क्या होता है, इकोसिस्टम में एनर्जी का स्रोत क्या है, सूर्य है, यानी कि सोलर एनर्जी है। टॉप कंज्यूमर्स एनर्जी में सर्वाधिक कमजोर होता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का स्रोत कौन है,
सूर्य है, सोलर एनर्जी टॉप कंज्यूमर्स में एनर्जी में सर्वाधिक कमजोर है। टॉप जो कंज्यूमर्स है उसके अंदर एनर्जी में वो कहता है सर्वाधिक कमजोर होता है। देखो मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो की अगर बात करें, किसके मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो की बात करें, तो सबसे पहला आता है बॉक्स पाइप मॉडल। कौन सा है? बॉक्स पाइप मॉडल। सबसे बड़ा बॉक्स प्रोड्यूसर का होता है। जो सबसे बड़ा बॉक्स जो होता है ना वो किसका रिप्रेजेंट करता है? प्रोड्यूसर का रिप्रेजेंट करता है। जो सबसे छोटा होता है वो टॉप कंज्यूमर्स का होता है। देखो जैसे सबसे पहले कि सोलर एनर्जी हमारी किसके पास में गई? प्रोड्यूसर्स के पास में गई है ना, पी के पास में गई है ना, जो कि कितना होता है, और जो कि हमारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये 20% लेते हैं है ना, और एनर्जी का। फिर जो हमारा हमारा हर्बीवर के पास जो पीसी यानी कि हम पीसी लेकर के जाएंगे और ना, और ये यूज कर लेते हैं 30% यूज में ले लेते हैं, 30% यूज में ले लेते हैं, और बाकी जो है निकाल लेते हैं, एनर्जी इनके पास में बचती है। लेकिन जो कार्निवोर जो होते हैं ना, कार्निवोर जो कि हमारे जिनके जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, एससी कार्निवोर होते हैं हमारे एससी, जो कि जिनके पास में क्या होते हैं, एससी कैटेगरी के लोग हैं, और टी थ्री अब आए ये है ना, टी3 और 60%। फिर बात करते हैं बॉक्स का वॉल्यूम एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो किसको कर रहा है? एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। डी बराबर क्या है? डीकम्पोजर्स है, और आर बराबर क्या है? रेस्पिरेशन है। डी क्या है? डीकम्पोजर्स है, और आर बराबर क्या है? रेस्पिरेशन। और एन यू ई जो है नॉन न्यूट्रलाइज एनर्जी है। एन यू ई क्या है? नॉन न्यूट्रलाइज एनर्जी है। फिर देखें इसके अंदर सबसे दोबारा देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में आती है जो प्रोड्यूसर्स है, उसके पास में जाती है सोलर एनर्जी जो है। अब सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से जो उत्पादन होता है उसका क्या कर लेते हैं ये, मतलब 80% को ये यूज कर लेते हैं, 20% इनके पास में बच जाती है ना। एनर्जी जो है सबसे ज्यादा वो 20% को काम में लेते हैं। 20% यानी कि नॉन यूटिलाइज एनर्जी, नॉन यूटिलाइज जो है इनके पास 20% होती है। फिर बात ये रहता है हर्बीवोर। हर्बीवोर के पास में कितनी होती है? नॉन यूटिलाइज एनर्जी। डेट का मतलब होता है डीकम्पोजर, जब ये डेट हो जाती है तो ये क्या काम में जाती है। फिर बाद के अंदर देखें जो हर्बीवोर जो होते हैं वो कितने यूज ले लेते हैं? वो सिर्फ 30% यूज लेते हैं है ना, रेस्पिरेशन के अंदर। बाकी इनके पास में सारी की सारी बची हुई रहती है 70% जो है। और जबकि इसके पास कितनी बची हुई रहेगी? 80% बची हुई रहेगी। और जो कार्निवोर जो रहते हैं वो 60% को यूज कर लेते हैं, 40% उनके पास बचती है। बॉक्स वैल्यू एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। डी बराबर कंज्यूमर्स, आर बराबर है रेस्पिरेशन, एन यू बराबर है नॉन यूटिलाइज एनर्जी। कट ऑफ प्रॉफिट लेवल में बॉक्स का वॉल्यूम घटते हुए क्रम मिलता है। जिससे हम हर ट्रॉफिक लेवल पर देखें तो जो बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में होगा। पाइप ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। पाइप जो है ना, पाइप जो है वो क्या करता है? जो ट्रॉफिक लेवल पर किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एनर्जी को लॉस को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए दूसरा जाता है हमारा सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल। कौन सा बताता है? सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल। एनर्जी का फ्लो सदैव यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्या कहता है? एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा होता है? सदैव यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? एनर्जी का फ्लो सदैव यूनिडायरेक्शनल होता है। कौन बताता है? ये चैनल के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि सन जो है T1 है ना, और जो पी है हमारे, है ना, पी जो है 10% जो लो है वो काम करता है, पी के पास में जाता है सन का 10%। पी पी जो है हमारा T2 आ जाता है पी के पास में। फिर एच जो है, एच के पास में हमारे T3 यानी कि T3 ऐसी कैटेगरी के लोग से। T4 जो है टीसी देने का काम करता है, जिसके पास जो क्या जाते हैं कार्निवल। चैनल की चौड़ाई ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग कम होती चली जाती है। चैनल की जो चौड़ाई है ना वो क्या है? जो ट्रॉफिक लेवल है ना, चैनल की जो चौड़ाई है वो ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग क्या होती है? कम होती चली जाती है। चैनल की जो चौड़ाई है इसमें क्या होता है? चैनल्स बने होते हैं उधर, उस पाइप में क्या बने होते हैं? बॉक्स बने हुए थे। और हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होती है? उसकी जो मतलब ट्रॉफिक लेवल के अंदर चौड़ाई जो है चैनल होती जाती है। जैसे कि सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कि जो सोलर एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो हर्बीवोर जो है आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या होता है? हर्बीवोर, कार्निवोर। फिर देखो वाई शेप्ड मॉडल की अगर बात करें, कौन सा है? वाई शेप्ड मॉडल। प्लस टू चैनल मॉडल है। वाई शेप्ड में कौन सा आता है? टू चैनल मॉडल आ जाता है। कौन सा? टू चैनल मॉडल। इस मॉडल में एक चैनल ग्रेजिंग फूड चेन को दर्शाता है। वाई शेप जो चैनल है जिसके अंदर टू चैनल मॉडल आता है, कौन सा टू चैनल मॉडल? इसमें इस मॉडल में एक चैनल ग्रेजिंग फूड चेन को दर्शाता है। इस मॉडल में क्या होता है? एक चैनल जो है ग्रेजिंग फूड चेन को दर्शाता है, अर्थात एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स। देखो इस मॉडल में क्या होता है? एक चैनल एनर्जी फूड चेन को दर्शाता है। इसके अंदर दो चैनल्स होते हैं। वाई शेप के अंदर पता है दो चैनल होते हैं, जिसमें जो एक चैनल जो होता है ना, एक चैनल ग्रेजिंग फूड चैन को दर्शाता है, और अर्थात एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी अर्थात एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से कहा जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर
प्राइमरी कंज्यूमर फिर सेकेंडरी जाता है, सेकेंडरी से जाता है टर्सरी कंज्यूमर की ओर ट्रांसफर हो जाता है। फिर देखिए इस मॉडल में दूसरा चैनल डिकम्पोजिशन के द्वारा एनर्जी फ्लो को इंडिकेट करता है। जो दूसरा चैनल होता है ना, वो क्या करता है, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन उस एनर्जी के ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखें, जैसे कि ये है हमारा वाई शेप चैनल होता है, इसके अंदर जो एक जो दो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो एक तो डिकम्पोजिशन के द्वारा एनर्जी ट्रांसपोर्ट को दिखाता है, और एक दूसरा जो चैनल होता है ना, वो किसके द्वारा दिखाता है, वो एनर्जी फ्लो को दिखाता है ना। एक चैनल एनर्जी प्रोड्यूसर से मतलब इसमें एक तो बताता है कि जो प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको बताता है ना, जिसमें एनर्जी फूड चेन्स आ जाती है, जो प्रोड्यूसर से किसके पास में जाएगी, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास में जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास में जाएगी, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स के जाएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये टर्सरी कंज्यूमर्स। फिर है यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, कौन सा जाता है यूनिवर्सल, चौथा कौन सा है यूनिवर्सल ऑफ एनर्जी मॉडल। यूनिवर्सल जो है 1933 में ईपी ओडम द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, जो 1933 जब चल रही थी ना, जो हमारे इपियोडम साहब है ना, 1933 के अंदर कौन, इपियोडम साहब के द्वारा ये दिया गया था। इस मॉडल के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, एक पॉपुलेशन, एक स्पीसीज, एक कम्युनिटी में एनर्जी फ्लो को दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है ना, एक पॉपुलेशन है, एक स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक पॉपुलेशन है, एक स्पीसीज है, एक कम्युनिटी में क्या किया जाता है, एनर्जी के फ्लो को दर्शाया जाता है। फिर आ जाती है हमारी, नेक्स्ट आ जाती है बायोजियो केमिकल साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे।